सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो बच्चों में हमारी सीरीज़ चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज़, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है बच्चों वो है फाइनल टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2021 टेस्ट नंबर 7, जिसमें टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं बच्चों स्क्रीन पॉज करके। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट, ये बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से है। द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीन्स जाई एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स कैपिटल टी फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस इज। तो बच्चों आपको पता है फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जाई जो होता है बच्चों वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टी के। अगर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ खींचते हो बच्चों तो आपको पता है हाइपरबोला ग्राफ आता है जाई और टी में मीन्स यू। अगर आपको जाई और 1/t में ग्राफ पूछता बच्चों, जाई और 1/t में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाता। बट आपको ओनली जाई और टी में पूछा है तो बच्चों ग्राफ कौन सा आ गया, ये हाइपरबोला ग्राफ आ गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एट अ सर्टन प्लेस ऑन अर्थ द ट्रू एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। ट्रू एंगल ऑफ डिप दे रखा, मतलब आपको क्या दे रखा बच्चों, डेल दे रखा है, ये डेल होता है। एंड दैट इफ द डिप सर्कल इज ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री मीन्स आपको क्या दे रखा बच्चों, ये फाई दे रखा है विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। देन द अपीरेंट एंगल ऑफ डिप शोन बाय द डिप सर्कल विल बी। तो बच्चों अपीरेंट जो डिप एंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टेन डेल डैश इक्वल्स टू 10 डेल डिवाइडेड बाय कॉस फाई। आपको डेल डैश की वैल्यू निकालनी है, डेल और फाई आपको दे रखा बच्चों, डायरेक्टली आप इसमें पुट करो तो 10 डेल की वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री मीन्स 1060 मीन्स होता है बच्चों √3। ओके, एंड कॉस 45 मीन्स 1/√2। आप इस √2 को बच्चों ऊपर ले जाओगे, ये √3 × √2 हो जाएगा। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हो बच्चों, √3 × 2 मीन्स √6। तो 10 डेल डैश की जो वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, वो आ गया आपके पास √6। और डेल डैश आप इजीली निकाल सकते हो 10 इनवर्स √6 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रांसफॉर्मर बच्चों, ट्रांसफॉर्मर मतलब अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है, आप इसको EMI से भी कनेक्ट कर सकते हो। ए ट्रांसफॉर्मर विद द पावर एफिशिएंसी ऑफ 80% मीन्स आपको नीटा कितना गिवन है बच्चों, नीटा गिवन है आपको 80%। कन्वर्ट्स 10 वोल्ट प्राइमरी इनपुट वोल्टेज, मतलब V इनपुट दे रखा है विद करंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब I इनपुट दे रखा है टू ए वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी। ओके, अब आपको पता है बच्चों जो नीटा होता है वो होता है P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट। ये आपको दे रखा है बच्चों 80% मीन्स दे रखा है आपको 0.8। P आउटपुट क्या होता है बच्चों, V आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय I आउटपुट। और P इनपुट क्या होता है बच्चों, V इनपुट मल्टीप्लाइड बाय I इनपुट, ये होता है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल मतलब क्या निकालना है आपको, I आउटपुट निकालना है। ओके, तो 0.8 विच इज इक्वल्स टू V आउटपुट कितना दे रखा आपको, V आउटपुट दे रखा बच्चों 20 वोल्ट इंटू I आउटपुट आपको निकालना है बच्चों, कितना आएगा, V इनपुट दे रखा बच्चों आपको 10 वोल्ट और I इनपुट दे रखा है 10 एम्पियर मीन्स ये हो गया बच्चों 100। ओके, ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया बच्चों, इस 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास I कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डेनियल सेल बच्चों, डेनियल सेल जो है एक DC सोर्स है, आप सबको पता है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। डेनियल सेल जो है बच्चों एक DC सोर्स है, is connected to the primary coil of a transformer. If the output voltage of the Daniell cell is 10 volt and the ratio of secondary to the primary coil turns means N2/N1, वो आपको दे रखा 2 है, then the voltage in the secondary will be, वोल्टेज इन द सेकेंडरी बच्चों 0 आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक DC सोर्स है और ट्रांसफॉर्मर जो है DC सोर्स पे काम नहीं करता है। तो ये सीधा सा सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है कि DC सोर्स पे कभी भी ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता, ट्रांसफार्मर DC के लिए काम नहीं करता बच्चों, इसलिए जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल टू 40 स्क्वायर एम्पियर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4। तो जो एवरेज वैल्यू निकालने का सीधा सा फंडा है, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये एवरेज वैल्यू को आप ऐसे शो करते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, लिमिट लगा दोगे बच्चों यहाँ से आप 0 से 4 और ये हो जाएगा बच्चों 0 से 4। यहाँ 0 से 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये 4 ही हो गया, तो ये आ गया नीचे 4। और आई डी टी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई करना बच्चों, 40 स्क्वायर का करोगे आप, ये आ जाएगा 4t क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ओके, और यहाँ पे लिमिट जो लगानी बच्चों वो क्या लगानी है आपको, 0 से 4 लगानी, ये वाली बात होगी बच्चों। अब इस 4 को तो आप बाहर निकाल सकते हो, 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हो बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा t क्यूब बाई 3। तो जनरली जो आपका आंसर आ जाएगा t क्यूब बाई 3 और लिमिट लगा दोगे आप 0 से 4। 4 का क्यूब होता है बच्चों 64 बाई 3। मीन्स कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी सवाल है बच्चों और काफ़ी इजी आते हैं वहाँ पर। एन एसी जनरेटर कॉइल दे रखी है बच्चों आपको 2000 टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो दे रखे हैं आपको, आप यहाँ पे लिख लो। एन इक्वल्स टू दे रखा है आपको 2000। एन इज रोटेटेड एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों आपको ओमेगा। ओमेगा जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 500 रेडियन पर सेकेंड। इज द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल दे रखा है बच्चों आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में। प्लीज़ कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बच्चों 0.2 टेस्ला, ये आ गया 0.2 टेस्ला। आपको पता है बच्चों मैक्सिमम पीक वोल्टेज कितना आता है इसमें, वी मैक्सिमम जो आता है वो आता है NBA ओमेगा। सबको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। ओके बच्चों, तो ये 1 2 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और तो कुछ बचा नहीं। ये कितना हो गया बच्चों, 2 2 जा 4 4 5 जा, ये आ गया आपके पास 200। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द इम्पिडेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स वोल्टेज बिटवीन A एंड B। तो बच्चों वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, सोर्स वोल्टेज अगर आपको निकालना है, द इंडक्टर जो होता है बच्चों वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है ये सवाल नहीं हिलेगा आपसे। तो एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है बच्चों, इंडक्टर जो है वो किसकी तरह काम करता है, इंडक्टर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ओके, और कैपेसिटर जो है बच्चों एक कंडक्टिंग वायर की तरह काम करता है। कैपेसिटर जो है वो किस तरह काम करता है, एक कंडक्टिंग वायर की तरह। बस इस सर्किट को सिंपल कर लो। इस सर्किट को अगर आप सिंपल करोगे बच्चों तो ये तो क्या हो गया, एक ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया मतलब इसका बच्चों कोई मतलब नहीं है, ये पूरी ब्रांच ही हट जाएगी, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी इस रेजिस्टेंस में से। इसको हटा दो तो आप इसको बनाओगे तो ये हो गया बच्चों A। ओके, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एक लाइक अ कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर का कोई मतलब नहीं है, ये रेजिस्टेंस उठाओ और यहाँ पे रखो R, फिर ये वाला रेजिस्टेंस सबसे अलग है, इसको उठाया यहाँ रखा R। अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो बच्चों। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा। तो आपको पता है R नेट कितना आ गया, 2R आ गया। मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, और कैपेसिटर जो होता है बच्चों वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 100 वोल्ट DC इज अप्लाइड अक्रॉस अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मतलब बच्चों परिनली का, a current of 1 ampere flow into it. Okay, when 100 volt AC is applied to the same coil, the current drops to 0.5 ampere. If the frequency of AC source दे रखी है आपको 50 Hz, then the impedance and inductance of the inductor for given AC circuit will be। तो सबसे पहले DC के लिए आप R निकालो। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
डीसी के लिए दे रखा है आपको 100 वोल्ट करंट दे रखी है आपको बच्चों 1 एम्पियर, तो ये आ गया आपके पास 100 ओम। ओके, एसी के लिए अपन जो निकालते हैं वो निकालते हैं जेड फॉर्मूला वही होता है V/I। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों अपन इम्पेडेंस, प्रतिबाधा। तो V/I आ गया बच्चों। V जो हो गया वो कितना दे रखा है आपको 100 वोल्ट, करंट हो गया बच्चों 0.5, ये हो गया आपके पास 200 ओम। ओके, अब आपको पता है बच्चों कि Z जो होता है, Z किसके इक्वल होता है, बिकॉज ये इंडक्टिंग सर्किट है, मतलब ये मैं बोलूँ RL सर्किट है बच्चों ये। तो RL सर्किट के लिए Z का फॉर्मूला क्या होता है, R² + XL², और XL को आप लिख सकते हो ओमेगा L, मतलब ओमेगा स्क्वायर L²। ये आपको पूरा गिवन है। Z किसके इक्वल है बच्चों, 200 के इक्वल। ओके, अब ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2πf। तो 200 किसके इक्वल आ गया बच्चों, √R की वैल्यू आपके पास आ गई 100 का स्क्वायर, प्लस ओमेगा को लिख सकते हो आप 2πf स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4π² f² L²। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है बच्चों 50 हर्ट्ज़। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको 50 हर्ट्ज़ दे रखी है तो यहाँ पर 50 रखोगे बच्चों, यहाँ से L की वैल्यू निकालोगे आप तो वो आ जाएगी 0.55 हेनरी। तो Z आ गया आपके पास 200 और ये आ गया 0.55। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, मेरे को तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों और काफ़ी पूछा हुआ भी गया है। ये सारे सवाल बच्चों आकाश AITs के ही हैं। द पावर फैक्टर निकालना है। cos phi का सीधा सीधा फंडा होता है R/Z। R आपको गिवन है बच्चों 80, Z आपको निकालना पड़ेगा। ये एक सीरीज LCR सर्किट है और सीरीज LCR सर्किट के लिए जो Z निकलता है वो होता है √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। तो Z इक्वल्स टू वो हो जाएगा √R दे रखा बच्चों आपको 80 का स्क्वायर प्लस ऑफ XL - XC करोगे मतलब 100 - 40, ये बच जाएगा आपके पास 60 का स्क्वायर। 80 और 60 का जो देगा बच्चों वो आपको देगा 100 का स्क्वायर का रूट, मीन्स आपके पास 100 ही आ जाएगा। ओके, अब अगर आप बच्चों 80/100 करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8। बच्चों 10 सेकेंड का सवाल है, अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता है तो 0.8 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग बताना है और करेक्ट बताना है। जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा बच्चों क्या दोनों सही हैं क्या, ये एक सही है। कह रहा है कि हॉट वायर अमीटर रीड्स द RMS वैल्यू ऑफ करंट, कि हॉट वायर अमीटर जो है बच्चों वो RMS वैल्यू नापता बच्चों, सही है। बिकॉज नॉर्मल DC अमीटर से कभी भी आप RMS वैल्यू नहीं नाप सकते बच्चों, वो 0 रीडिंग देगा। इसलिए हॉट वायर अमीटर काम में लेते हैं बच्चों, बिकॉज ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। और आपके जो DC जो अमीटर या वोल्टमीटर होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं, इसलिए उनमें टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लगता है और वो 0 रीडिंग देते हैं। और हॉट वायर अमीटर किस पर बेस्ड होते हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। इसका मतलब हॉट वायर अमीटर जो है RMS वैल्यू को मेजर करता है, सही है। ए हॉट वायर अमीटर कैन रीड AC बट कैन नॉट रीड DC। बच्चों गलत है, हॉट वायर अमीटर से आप AC और DC दोनों की रीडिंग ले सकते हो आप, जबकि DC अमीटर से या DC वोल्टमीटर से केवल आप DC की रीडिंग ले सकते हो, AC की नहीं ले सकते। जबकि हॉट वायर अमीटर DC भी मेज़र करता है, AC भी मेज़र करता है, दोनों चीज़ें मेज़र करता है। तो ऑप्शन A ही केवल करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हेन द कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज। ओके, अब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों और आपको XC का रेशो पूछा है, यही बात है बच्चों। अब सुनो, तो XC जो होता है बच्चों वो होता है 1/ωc, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2πfc। तो XC जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया F के। ओके, सो अगर आप लिखोगे XC1 डिवाइडेड बाई XC2 मीन्स F2/F1। F2 कितना दे रखा बच्चों आपको 40 नहीं, आप F2 दे रखा आपको 60 और F1 दे रखा आपको 40, ये हो गया बच्चों 3/2 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कितना इजी सवाल है बच्चों, ऐसे ही सवाल आते हैं वहाँ पर, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आता, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता है, इजीली क्वेश्चन कर दोगे। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया बच्चों तगड़ा सवाल, नीट में भी आया हुआ है, ये वहीं से उठाया हुआ बच्चों। अब सुनो कि द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सर्किट। आपको किरचॉफ लगाना है, कुछ नहीं करना है। द करंट इन 6 एम्पियर, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये कितनी दे रखी है 6 एम्पियर। ओके, और डिक्रीजिंग मतलब
100 एम्पियर पर सेकेंड मतलब डी आई बाई डी टी, ये भी चाहिए बच्चों अपने को। ये दे रखा आपको 100 एम्पियर पर सेकेंड, मेरे को बताना है वी ए माइनस वी बी कितना होगा। कोई बात नहीं, आप चलो के वी एल की डायरेक्शन में लगाओ के वी एल। तो वोल्टेज ऑफ ए पॉइंट, इसको आप रेड पेन से शो करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस पॉइंट का वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वी ए, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब नेगेटिव आएगा। तो 6 × 1 मतलब -6। मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, मतलब प्लस आएगा, मतलब ये आ गया प्लस का 5 वोल्ट। ओके बच्चों, मैं इंडक्टर में इस तरफ जा रहा हूँ, तो ये आएगा बच्चों एल डी आई बाई डी टी। ओके, एल डी आई बाई डी टी आएगा, तो ये आ गया एल कितना दे रखा है आपको 5 × 10⁻³ इंटू डी आई बाई डी टी दे रखा आपको 100। ये हो गया बच्चों, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वी बी के। सिंपल, आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, इसको इधर भेज दो, वी ए माइनस वी बी, और बाकी सारा फंडा इधर भेज दो। ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। अब सुनो बच्चों, ये 2 जीरो से ये यहाँ पे 10⁻⁻1 बच गया, यहाँ पे 0.5 बच गया प्लस का, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस का। तो ये आ जाएगा 6 - 5.5 मीन्स = 0.5 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो कितना सिंपल सवाल था बच्चों, किरचॉफ लगा के आप इसको चुटकियों में कर सकते हो। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन AC सर्किट हैविंग सप्लाई वोल्टेज V, कंसिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा आपको 4 ओम, ये लिख दिया यहाँ पे 4 ओम। कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस दे रखा है 3 ओम, मतलब XC दे रखा आपको 3 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट द टाइम t = π/ω। कितना सिंपल सवाल है बच्चों। वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास Z होना चाहिए। Z निकालने का क्या तरीका है, ये एक RC सर्किट है। RC सर्किट में आता है √R² प्लस ऑफ XC²। तो Z आ जाएगा √R कितना दे रखा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 5 का। ओके, अब I जो दे रखा है बच्चों, I क्या होता है, वो होता है V/Z। V कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 20 sin ωt। ओके, ये दे रखा है आपको 20 sin ωt डिवाइडेड बाय Z कितना दे रखा है बच्चों आपके पास, ये आ गया 5। इसको 4 टाइम्स कैंसिल आउट करोगे तो I आपके पास आ गया बच्चों, वो आ गया 4 sin ωt। ओके, अब बच्चों आपको फेज़ एंगल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर फेज़ एंगल कैसे निकालोगे बच्चों, देखो यहाँ पर जो टाइम दे रखा बच्चों, दे रखा है π/ω। ओके, तो आपको पता है t = क्या होता है बच्चों, 2π/ω होता है, ये सुनो। अब आप जब इक्वेशन लिखते हो बच्चों, I = I0 sin ωt + 5, ये लिखते हो बच्चों इक्वेशन आप, I = I0 + ωt + 5। अब cos phi जब निकालोगे वो आएगा बच्चों R/Z के इक्वल, मतलब ये आ गया बच्चों 37 डिग्री। तो जनरली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। cos phi क्या होता है बच्चों, R/Z ही तो होता है। cos phi जब आप लिखोगे वो आ जाएगा R/Z। R कितना दे रखा है आपको, 4/5। 4/5 किस पे होता है, phi जब कितना आएगा 37 डिग्री। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, 4 sin ωt + 37 डिग्री, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। पर आपको इससे काम नहीं है, ये निकालोगे नहीं तो भी चलेगा। आपको तो क्या निकालना है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट द टाइम t = π/ω। तो V0C जब आप लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, V0C मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ XC, ये आएगा बच्चों। तो वो कितना आ जाएगा, XC कितना दे रखा आपको 3 ओम, ये रख दिया 3 ओम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वो कितनी दे रखी है आपको 4, तो 4 × 3 करोगे आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 12। सीधा सिंपल सवाल है। अगर आप वैसे आपको निकालना आना चाहिए बच्चों 5, ये काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल बन सकता है इससे, तो आप इजीली निकाल सकते हो। पावर फैक्टर इज़ नॉट अ बिग थिंग, cos phi = R/Z इजीली आप निकाल सकते हो। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडक्टर An inductor of inductance 20 millihenry is connected across the terminal of a capacitor of a capacitance दे रखा आपको 2 माइक्रोफैरड, मीन्स आपको C दे रखा है 1 मिनट बच्चों, आपको C दे रखा है, वो दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। एंड आपको जो L दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको 20 मिली हेनरी।
और चार्ज विद पोटेंशियल जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको वोल्टेज 10√2 वोल्ट। ओके, फिर आपको बताना है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। बच्चों सबसे फेमस सवाल है ये, आप ध्यान से देखना है सवाल को, ये काफ़ी बार हर शीट में मिलेगा आपको ये, कि वो चार्ज बताना है आपको कैपेसिटर पे जब कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो वो किसके इक्वल हो जाए, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर के। ओके, अब सुनो बच्चों कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी, मतलब आपको क्या बताना है, सीधा सीधा मैं अब आपको बात करूं कि जब UE और UB वो दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों कितनी होती है बच्चों, नेट डिवाइडेड बाय 2 के, तो ये आप दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करोगे बच्चों तो यही आएगा। अब UE कितना होता है बच्चों, UE जो आएगा वो आता है आपके पास Q²/2C, सबको पता है, हाफ CV² या हाफ QE, यही आता है बच्चों, 3 ही फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के। वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ U नेट। नेट कितना होगा बच्चों, इक्वल है मतलब हाफ CV², ये हो गया बच्चों। अब यहाँ से अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालते हो तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी Q = CV/√2। सबकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। C कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफेरेड, मतलब 2 × 10⁻⁻। वोल्टेज कितना दे रखा है बच्चों, 10√2 डिवाइडेड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब आपको कितना हो गया बच्चों, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20 × 10⁻⁻6 मतलब 20 माइक्रोकूलम। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल, आप इसको बोल सकते हो, हालांकि थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको पता हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन AC सर्किट इज़ π/4 रेडियन। तो बच्चों सीधा सीधा आपको दे रखा है π/4, फेज डिफरेंस मतलब दे रखा है आपको φ = π/4। फ्रीक्वेंसी दे रखी बच्चों आपको 50 हर्ट्ज़। तो आपको बताना है टाइम डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो सीधा सीधा फंडा बच्चों, इसको ये तो SHM वाला बच्चा भी सवाल सोल्व कर सकता है जिसने SHM पढ़ रखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि टाइम डिफरेंस जब आप निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये दे रखा आपको π/4। बच्चों ध्यान रखना, इसको रेडियन में रखना है आपको, इसको चेंज नहीं करना है। π/4 ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 50, π/4 डिवाइडेड बाय 100π। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये आ गया 1/200, सॉरी 1/4 × 100 है ना, 1/400 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 2.5 × 10⁻³ मतलब 2.5 मिलीसेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम एज शोन इन द फिगर। RMS वैल्यू बतानी है बच्चों आपको, ये पूरे आकाश AITS का सबसे बेस्ट सवाल है बच्चों। ये जिसको आ गया मतलब वो RMS का कोई सा भी सवाल में नहीं अटकेगा, ये गारंटी है। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आपको IT कर्व दे रखा है, यस और नो, तो I/T अगर आप निकालते हो वो इसकी स्लोप देगा, मतलब tan θ 1037 डिग्री। यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो I की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1037 मल्टीप्लाइड बाय T। 1037 की अगर आप वैल्यू रखते हो वो आती है आपके पास 3/4 × T, ये आपके पास करंट की वैल्यू आती है। बस अब RMS वैल्यू निकालनी है। RMS वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, √इंटीग्रेशन 0 से T I² dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T dt, ये फॉर्मूला होता है। 0 से T मतलब 0 से 4 निकालना है, तो इसको यहाँ पे कर दिया 4 और यहाँ पे 0 से 4 कर दिया, तो बच्चों ये तो 4 ही बन गया। तो IRMS की अगर आप वैल्यू निकालोगे √, डिवाइडेड बाई ये तो 4 आ गया नीचे, इंटीग्रेशन I² dt, इसका I² करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9/16 T² dt करोगे,
यस और नो, और लिमिट लगा दोगे फिर 0 से 4, सीधा सीधा रखो 0 से 4 लिमिट लगा दी, आई स्क्वायर करा मतलब 9/16 टी स्क्वायर और डी टी रख दिया। इसको सोल्व करोगे बच्चों आप 9/16 को बाहर ले लेना और टी की लिए लिमिट रख देना 0 से 4, आपके पास आंसर आ जाएगा √3 ए। ओके, तो RMS वैल्यू आ जाएगी √3 एम्पियर। सिंपल सा सवाल है बच्चों, कोई ज़्यादा बेजामारी नहीं, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इजीली नहीं होगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए LCR सर्किट एट रेजोनेंस द बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, बच्चों बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी बतानी, मतलब बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बच्चों। देखो अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो रेजोनेंस कंडीशन का तो ये कुछ ऐसा आता है, इसको बोलते हैं बच्चों बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ होता है। और ये जो 2 पॉइंट होते हैं बच्चों इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट। इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों बैंडविड्थ का वो आता है R/2πL। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको, ऑप्शन नंबर 4। आप इसका डेरिवेशन भी पढ़ते हो 12th क्लास में, पर यहाँ डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है R/2πL। तो ये तो फॉर्मूला याद करने की बात है। अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इन 4 ऑप्शन में से अपन सेलेक्ट कैसे करें। तो बच्चों RC √LC और L/R ये सारे जो हैं इन सब की डायमेंशन होती है टाइम के इक्वल, ये आपको याद रखना है, RC √LC और L/R। तो अगर उल्टा करोगे इसका तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो R/L ए के ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, R/L यहाँ पे तो C है तो ये कट गया, यहाँ पे C है यहाँ नहीं है, ये ए के ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो फॉर्मूला याद नहीं करो तो खुद का दिमाग भी दौड़ा सकते हो बच्चों, इजीली आंसर हो जाएगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर रोटेट्स इन अ प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड एंगुलर। बच्चों ये रोटेटिंग रॉड का क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको थोड़ा सा पढ़ते समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को करना क्या है। ये ओमेगा से रोटेट कर रही है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इंड्यूस EMF बताना है, देन द EMF डेवलप, तो कितना होता है बच्चों ½ B ω/L²। सबकी वैल्यू पुट कर दो, ½ × B कितना दे रखा बच्चों 0.2 × 10⁻⁻⁴। ओमेगा कितना दे रखा बच्चों आपको 5 रेडियन पर सेकेंड, ये रख दिया आपने 5 × लेंथ दे रखी 1, स्क्वायर करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, 1 ही आएगा, फिर भी कर लो। ओके बच्चों, ये कट गया 0.1 बार, मतलब ये हो गया 5 × 10⁻⁻5। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 50 हो जाता है, मतलब ये माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 50 माइक्रोवोल्ट इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी सवाल था बच्चों। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लक्स दे रखा बच्चों, इंड्यूस EMF पूछा है, काफ़ी रद्दी सवाल है, सबको पता है बच्चों। E क्या होता है -dϕ/dt। ये किसने दिया था बच्चों, ये माइनस साइन लेंज लॉ से आया है, और dϕ/dt दिया था फेराडे ने। तो E -d/dt ऑफ फाई की वैल्यू आपको दे रखी है 40² - 3t³ + 6। आप इसका बच्चों डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसकी वैल्यू t = 3 सेकंड रख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। वो कितना आ जाएगा 57 वोल्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हर कोई बच्चा सोल्व कर सकता है। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बच्चों लेंज लॉ से सवाल है, आप देख सकते हो। तो लेंज लॉ लगाना है आपको, उसमें 2 सिमिलर सर्कुलर कोएक्सियल लूप है। कोएक्सियल मतलब इनकी एक्सिस सेम है। ये कुछ इस तरह से करंट इन द सेम डायरेक्शन और इक्वल करंट है बच्चों, मतलब अगर इसमें आप क्लॉकवाइज भेज रहे हो तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज भेजनी पड़ेगी। ओके, तो आपको क्या कह रहा है बच्चों, करंट इक्वल है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब इसमें भी I करंट है और इसमें भी I करंट है। इफ द लूप्स आर ब्रॉट नियर, अगर उन दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाएं तो क्या होगा बच्चों। अब एक बात सुनो बच्चों, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अगर आप इसमें लगाओगे तो दोनों लूप में करंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इफ़ द लूप्स आर ब्रॉट नियर, मतलब इसको आप इसके पास लेके आओगे और इसको आप इसके पास लेके आओगे, तो इन दोनों में अभी तो करंट फिलहाल बढ़ रहा है, तो वो इस चीज़ को अपोज करना चाहेगा बच्चों, बिकॉज लेंज लॉ क्या कहता है, जिस चीज़ से आप प्रोड्यूस हुए हो उसी को आप डिक्रीज़ करोगे।
तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पे करंट इंक्रीजिंग से ये प्रोड्यूस हुए हैं, तो लेंस लॉ से क्या कहेगा कि दोनों लूप में करंट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस थी कुछ। अगर आपको कुछ और नए क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस टॉपिक से चाहिए। सो थैंक यू।